मोल रिलेशन कर लिया था ना पिछले लेक्चर में, आज मास पे बात करेंगे। नहीं समझे ना? अच्छा ये ऑनलाइन को समझता नहीं क्या? एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब आप लोग सामने बैठते हो इनको देखता ही नहीं, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से अगर बता दें, चलो ठीक है। मतलब समझा ही नहीं था कुछ, थोड़ा थोड़ा एक बार एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूं। देखो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे होता क्या है, जिससे मोल मोल रिलेशन का मतलब क्या है सर, थोड़ा सा टेप करो तो क्या घूंघट पहना के रखे हो, बोला है ना। इसको नीचे सेट करो ना फिर थोड़ा सा। अभी देखो है क्या प्रॉपर? अच्छा इधर से मैसेज आ रहा है, हाँ प्रॉपर है। चलिए देखिए मोल मोल रिलेशन। देखो क्वेश्चन क्या होता है बेटा, आपको एक केमिकल रिएक्शन देंगे या हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शंस देंगे और आपको किसी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट का मोल बता देंगे कि इसका इतना मोल रिएक्ट कराना है या इसका इतना मोल बनाना है। तो बताइए बाकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका कितना मोल इन्वॉल्व होगा। मतलब नाम ही है ना मोल मोल रिलेशन, मोल देके मोल पूछना। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन उठा ले तो पहला वाला ही, एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है A gives 2B plus 3C, ठीक है। हाइपोथेटिकल बोले यानी कि नॉर्मली ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। A B C कोई एलिमेंट है नहीं। यहां बोला बेटा when 1.5 मोल A react, when 1.5 मोल A react, then calculate number of moles of B and C। चलिए पहले क्वेश्चन के टाइप को पहचानिए। आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया, आपको बताया बेटे कि 1.5 मोल ए का आपको रिएक्ट कराना है, ठीक है। और बी और सी के कितने कितने मोल बनेंगे। तो आपको ए का दिया भी क्या है, मोल, बी और सी का पूछा भी क्या है, मोल, इसे इसको बोलेंगे मोल मोल रिलेशन। बात समझा क्या? अच्छा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं बेटा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, बराबर। जो अपन लोग बचपन में करते थे ना कि यार कोई चीज 10 रुपए में इतनी मिलती है, 2 रुपए में कितनी मिलेगी, बस वही वाला है, ठीक है। इबारती प्रश्न शायद हिंदी में बोलते थे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर सबसे पहले मान लो बेटे मैं बी का मोल निकालना चाहता हूँ। देखो होता क्या है, हमेशा यूनिटरी लगाते समय करना क्या होता है बेटा कि जो नोन फैक्टर है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, जो अननोन है उसको राइट में लिखते हैं। अच्छा बी का मोल कितना बनेगा ये तुम्हारे लिए क्या है, अननोन है। उसके बारे में बेटे जो कुछ भी लिखेंगे राइट में लिखेंगे, ठीक है। तुम्हारा नोन फैक्टर क्या है कि तुमको ए का 1.5 मोल रिएक्ट कराना है बस, ठीक है। यही तुमको पता है कि मुझे ए का 1.5 मोल रिएक्ट कराना है, तो बी के कितने मोल बनेंगे। तुम्हारा नोन फैक्टर है ए, जिसका पता है कि भैया 1.5 मोल रिएक्ट कराना है, तो बी कितना बनेगा। तो सबसे पहला लाइन क्या लिखिए, आप ये देखिए कि रिएक्शन में आपको ए और बी में जो मोलर रेशियो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। रिएक्शन में ये दिख रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट 2 मोल ऑफ बी आर फॉर्म, ऐसा तो रिएक्शन में दिख रहा है। तो पहली लाइन वही लिखिए, व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट 2 मोल बी आर फॉर्म, ठीक है। चलिए ये लिख लिया। तो क्या क्वेश्चन यही पूछा था क्या कि 1 मोल ए रिएक्ट करेगा तो बी कितना बनेगा, ये क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन क्या था, जब 1.5 मोल ए रिएक्ट करेगा तो ये तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या दिख रहा है कि जब 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल बी बन रहा है। इसका मतलब व्हेन 1.5 मोल ए रिएक्ट 2 into 1.5 मोल बी आर फॉर्म, इसका मतलब 3 मोल्स बी आर फॉर्म। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि बी का 3 मोल बनेगा। समझ में आया क्या? चलिए अब बात करते हैं सी के लिए। तो पहली लाइन क्या लिखोगे, ए और सी में आपको क्या नजर आ रहा है,
जब ए का एक मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो बेटा ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन करेंगे ना। सी क्या है, प्रोडक्ट है, ये तो बनेंगे। तो व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट 3 मोल सी आर फॉर्म। तो पहली लाइन आप वही लिखिए जो आपको रिएक्शन में दिख रही है। व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट 3 मोल सी आर फॉर्म। ठीक है, सी का 3 मोल बनेगा। चलिए, इसका मतलब व्हेन 1.5 मोल ए रिएक्ट, क्या होगा, 3 into 1.5 मोल सी आर फॉर्म, यानी 4.5 मोल सी आर फॉर्म। बताइए, समझ में आता है? yes. अभी समझा थोड़ा थोड़ा? ठीक है, एक और क्वेश्चन ले ले। डाउट तो नहीं अभी? चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2a plus b gives 3c plus 2d। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। अब जरूरी नहीं सर आप ऐसा रिएक्शन बताते हो, क्या ऐसा ही आता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता तुमको, मैं जैसे बता रहा हूँ वो एक रिएक्शन लिख के दे दे, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, आपसे बोलते हैं कि अगर 1.5 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, बताइए अमोनिया कितने मोल बनेगा? तो अब क्या, 1 मोल जब नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो अमोनिया 2 मोल बन रहा है, तो 1.5 करेगा तो 1.5। समझा क्या? मतलब यही खेलना है वैसे आराम से। क्या बोला यहाँ पे, व्हेन 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट, क्वेश्चन है व्हेन 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट, 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट, then calculate number of moles of B, C and D। ठीक है, तो आई होप ये भी मोल रिलेशन का क्वेश्चन लग रहा है आपको, क्योंकि आपको बता रहा है कि ए का अगर मैं 5 मोल रिएक्शन कराऊं तो बताइए बी के कितने मोल रिएक्शन करेंगे और सी और डी के कितने कितने मोल बनेंगे। चलिए, सबसे पहले बेटा बी के लिए बात करते हैं। बी के लिए, अच्छा तुम्हारे लिए बताओ नोन फैक्टर क्या है? ए जिसका तुमको 5 मोल रिएक्ट कराना है, ये तुमको पता है। बी का मोल, सी का मोल, डी का मोल, तुमको कैलकुलेट करना है, ये तुम्हारे अननोन है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले ए और बी में तुमको रिएक्शन में क्या दिख रहा है उसको नोन अननोन करके लिखो। क्या दिख रहा है, कोई बोल सकता है? व्हेन 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट, नहीं फॉर्म नहीं होगा बेटा, रिएक्ट ही करेगा ना, ये रिएक्टेंट है ना, ये बना कहां, दिस इज द प्रोडक्ट ना। रिएक्टेंट तो रिएक्शन करेगा, यानी आप ऐसे लिखो कि व्हेन 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट। जब ए का 2 मोल रिएक्शन कर रहा है तो बी का 1 मोल रिएक्शन करता है। हिंदी समझता है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। व्हेन 2 मोल ए रिएक्ट 1 मोल बी रिएक्ट, जो रिएक्टेंट है उसको तो रिएक्शन में लिखना पड़ेगा ना, 1 मोल बी रिएक्ट। चलिए, पहली लाइन आपने बहुत खूबसूरत तरीके से लिख दी। ठीक है, व्हेन 2 मोल ए रिएक्ट 1 मोल बी रिएक्ट। बट अपना क्वेश्चन तो ये है नहीं कि ये तो रिएक्शन दिख रहा है, आपने क्या है कि अपना जब ए का 5 मोल रिएक्शन करेगा तब जरा बताइए बी का कितना मोल रिएक्शन करेगा। ठीक है भैया, 2 मोल जब ए रिएक्शन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, तो 1 मोल बी को रिएक्शन करना पड़ रहा है। इसका मतलब व्हेन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट, वेरी गुड, 1/2 मोल बी रिएक्ट, बराबर एग्री करते हो? ठीक है, इसका मतलब व्हेन 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट, 1/2 into 5 मोल बी रिएक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई थिंक 5/2 यानी 2.5 मोल बी रिएक्ट। समझा क्या अभी? ठीक है, चलो देखो अपन लोगों को क्या लिखना है वहां पे एग्जाम में, इसलिए ऐसा करेंगे। बाकी तुम खुद समझदार हो, इतना करने की जरूरत नहीं। अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है ना, देख के टिक मार दोगे कि यार 2 के लिए 1 तो 5 के लिए 2.5, खत्म। बात समझा क्या? बाकी अब अगर बात करें हम किसके लिए बेटे, सी के लिए, पहली लाइन क्या लिखूंगा बताओ? आर फॉर्म, बराबर ना, यानी व्हेन 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट 3 मोल ऑफ सी आर फॉर्म, सी का 3 मोल बन गया। ठीक है, इसका मतलब व्हेन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट
3/2 mole of C are formed. So when 5 mole of A react, 3/2 into 5, 15/2, I hope 7.5 mole है ना? अभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए रवि कर देता हूँ मैं इसको। किसी को डाउट तो नहीं बेटे? नहीं। अब किसके लिए बात कर रहे हैं बेटे? डी के लिए। पहली लाइन क्या लिखूंगा बोलो? 2 mole of D are formed, यानी when 2 mole of A react, क्योंकि अगर आपको मोल मोल रिलेशन नहीं समझा ना तो आगे मास में आप बहुत डाउट में आने वाले हो। 2 mole of D are formed ना, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो तो बनेगा। इसका मतलब when 1 mole of A react, 2/2 mole of D are formed, ये तुम डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। when 5 mole of A react, 2/2 into 5, I think 5 mole D form। ठीक है, चलिए बताइए अब तो डाउट नहीं रह गया? ठीक है, अब आ जाए अपन लोग मास मास पे। चलिए क्योंकि अंत बेटा जब मास का क्वेश्चन आएगा ना तो पहले आपको पहली लाइन मोल वाली ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक मोल का जब भी मैं मास रखूंगा, एक मोल का मास बोले तो मोलर मास, हमने आपको मोलर मास निकालना सिखाया है। कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसमें जितने एटम्स होंगे सारे एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, और जो किसी भी मॉलिक्यूल का बेटे जो मोलर मास होता है उतना ही अमाउंट 1 मोल कहलाता है। जैसे मैं बोलूं ये CO2 है, तो अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, तो 2 into 16 यानी 44 ग्राम। तो और कोई पूछे मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी वो आपसे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मांग रहा है। बात समझा ना? यानी 1 मोल का मतलब मोलर मास के बराबर अमाउंट, समझा ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल लूं SO2 1 मोल का मतलब क्या, कितना ग्राम, तो सल्फर होता है, ये आपको एटॉमिक मास दे देगा, घबराने की बात नहीं है। और आई होप 2 साल के अंदर तुमको रटा रहेगा ये सब चीजें कि तुम देखोगे नहीं सल्फर क्या दिया है, 32 दिया है कि 34 दिया है, तुम खुद ही अपने आप रख दोगे। 32 + 2 × 16 यानी 64 ग्राम, ये 1 मोल SO2 का मास हो गया, और ग्राम पर मोल लिखते हैं बट ठीक है। तो 64 ग्राम ही क्या है, 1 मोल SO2 का मास, मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। बात समझाना? उसमें करना क्या होगा बेटे, जितने भी जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने एटम्स इन्वॉल्व है सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मोलर मास। ठीक है, अब इसका यूज हम कहां करेंगे, मास मास रिलेशन। आइए, बहुत बेस तो नहीं पढ़ा रहा हूं? नहीं समझ में बता देना, नहीं ऐसे कथा की तरह सुनते निकल पंडित जी बात रहे, चलो बजा निकल बोल देना भैया, ना समझे तो नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा, सुबह सुबह उठ के आए और हमें भी उठाए। मास मास रिलेशन। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, उसी के थ्रू करेंगे। ये कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ थियरी बताएं। चलिए क्वेश्चन पहला लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बेटा थर्मली डिकम्पोज करता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये एक आपको रिएक्शन दे, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, when 20 gram of SO3 react, when 20 gram of SO3 react, then how much mass of SO2 and O2 are formed? Then how much mass of SO2 and O2 are formed? अच्छा चलिए पहले अच्छा ये बताइए बेटा कि आपको देखिए क्या बोला है कि जब 20 ग्राम SO3 रिएक्ट करेगा तो आई होप ये मास है। 20 ग्राम SO3 यानी क्या दिया बेटे, मास दिया है। अच्छा SO2 और O2 का पूछ भी क्या रहा है, मास तो पूछ रहा है, तो हुआ नहीं मास मास रिलेशन। बात समझा? इसके पहले क्या करता कि अगर ये 5 मोल रिएक्शन करेगा तो कितने कितने मोल बनेंगे, वो क्या हो जाता मोल मोल रिलेशन। यहाँ मास देके मास पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या होगा आपको मैं चलो हिंट भी दे देता हूँ। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16।
जब ऐसा जब भी मास मास वाला क्वेश्चन है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम क्या करना, पहले सारे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, उनका राइट हैंड साइड में कहीं मोलर मास निकाल के बैठ जाना, तभी तुमको पता चलेगा ना कि यार इतना मास यानी 1 मोल का मास। ठीक है, चलिए सर सबका यहाँ मोलर मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर का एटॉमिक मास है 32 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है, तो 2 into 16 यानी 64 ग्राम, ये 1 मोल सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड का मास है, मोलर मास SO2 का। चलिए मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हो गया बेटा 32 का, 2 into 3 into 16, आई होप 80 आएगा। हम लोग अभी क्या होता है, हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करते कितना आएगा, ये याद है, भले तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ ये बस में 16 into 3 प्लस ये, मुझे पता मुझे 80 लिखना है फाइनली यहाँ पे। ठीक है, आइए O2, ये आपको दिखाने के लिए होता है ना, हाथी खाने के ज्यादा और फिर दिखाने के और। ठीक है 32 ग्राम। अब 8 साल से पढ़ाते पढ़ाते इतना तो हो गया ना कि सबका मोलर मास याद रहता है। चलिए ये सबका मोलर मास हो गया। अब क्या होगा, इसका मतलब बेटा यहाँ से दिमाग में ये इम्प्रिंटिंग करिए अपने दिमाग में, इसका मतलब 1 मोल SO2 का मास कितना होता है, 1 मोल SO3 का मास कितना होता है, 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम। चलिए सबसे पहले आप किसका मास निकालना चाहते हैं, SO2 का, बराबर। चलिए अच्छा आपके लिए नोन फैक्टर क्या है बेटे, पहले बताओ। हाँ ये कि इसका आपको 20 ग्राम रिएक्ट कराना है, यही आपके लिए नोन है। इसका जब 20 ग्राम रिएक्शन करेगा तो ये कितने ग्राम बनेंगे, ये आपका अननोन है। तो पहली लाइन क्या लिखो बेटा, पहली लाइन हमेशा मोल मोल रिलेशन लिखो, ठीक है, क्योंकि मोल से ही तो हम मास रखेंगे। ठीक है, तो मोलर स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रही है कि व्हेन 2 मोल SO3 रिएक्ट 2 मोल SO2 फॉर्म, जब 2 मोल SO3 का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल SO2 का बन रहा है। व्हेन 2 मोल SO3 react 2 मोल SO2 फॉर्म, बराबर। अच्छा इसका मतलब बेटा व्हेन 1 मोल SO3 रिएक्ट, जब 1 मोल SO3 रिएक्ट करेगा 2/2 यानी 1 मोल SO2 हम लिख सकता हूं क्या, एग्री करते हो इस बात से। आप चाहते ना डायरेक्ट यहीं से मास रखना स्टार्ट कर दो, आपको मन करता है सर यहां नहीं जाऊंगा, तो 2 into 80 ग्राम SO3 रिएक्ट देन 2 into 64 ग्राम, आप यहीं से स्टार्ट कर दो, आपकी मैथ अच्छी है तो। बात समझा ना, मेरी मैथ कमजोर है, थोड़ा सा और सिंपल करता हूं। व्हेन 1 मोल ऑफ SO3 रिएक्ट 1 मोल ऑफ SO2 फॉर्म। अच्छा बेटे अब हमको डायरेक्ट, अब यहीं से डायरेक्ट मास पे जंप कर जाइए आप। क्या पूछा है, जब इसका 20 ग्राम रिएक्शन करेगा तो इसका कितना ग्राम बनेगा। अच्छा व्हेन 1 मोल ऑफ SO3 रिएक्ट का मतलब व्हेन 80 ग्राम SO3 रिएक्ट, अब यहां से मैं खेलना स्टार्ट किया, व्हेन 80 ग्राम SO3 रिएक्ट 64 ग्राम SO2 फॉर्म, बराबर 1 मोल का मतलब। इसका मतलब व्हेन 1 ग्राम SO3 रिएक्ट क्या होगा, 64 अपॉन 80 ग्राम SO2 फॉर्म। So when 20 gram SO3 react 64 upon 80 into 20, 24 ja 80, 4 1 ja 4, 6 I hope 16 gram ना SO2 फॉर्म। ये आंसर आ गया, समझा क्या। ठीक है, पहली लाइन तो हमने कहां से उठाया, मोल से उठाया, क्योंकि जब तक मोल नहीं पता होगा कितने मोल का, तब तक हम कैसे मोलर मास रखेंगे। तो आपको बार बार मोल तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए पहले मोल मोल रिलेशनशिप आना चाहिए था। ये वाला आ गया आपको समझ में। अब किसका निकालना है बेटे मास, O2 का, इसको रब कर दो। चलिए अब O2 के लिए अगर बेटे बात करूं तो पहली लाइन क्या लिखिए कि SO3 और O2 में आपको मोलर रेशियो क्या दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है कि व्हेन 2 मोल SO3 रिएक्ट 1 मोल O2 आर फॉर्म। ठीक है, व्हेन 2 मोल SO3 रिएक्ट 1 मोल O2 आर फॉर्म, 1 मोल O2 का बनेगा। चलिए अब डायरेक्ट चाहे आप मास रख दिए यहीं पे क्योंकि एक तरफ 1 आ चुका है, नहीं तुम और सिंपलीफाई करना चाहते हो, व्हेन 1 मोल SO3 रिएक्ट हाफ मोल O2 आर फॉर्म, तुम्हारी मर्जी भैया, 1 मोल O2 का मास 32 रखता, हाफ मोल का मैं 16 रख दूंगा, और क्या, बात समझाना। ठीक है, तो व्हेन 2 मोल का मतलब 2 into 80 ग्राम SO3 रिएक्ट 32 ग्राम O2 फॉर्म, एग्री करते हो यहां तक। ठीक है, इसका मतलब व्हेन 1 ग्राम SO3 रिएक्ट 32
upon 2 into 80 gram O2 form. So when 20 gram SO3 react, 32 upon 2 into 80 into 20, 24 ja 80, 4 2 ja 8, 8 4 ja 32, 4 ग्राम O2 फॉर्म। समझा? ये हो गया मास मास रिलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई क्वेश्चन आपको दो आप लगाएंगे? चलो चलिए क्वेश्चन आप करिए बेटा। मीथेन का कंबशन करा रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। बोला है फॉर कंबशन ऑफ 20 ग्राम मीथेन, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, हाउ मच होना चाहिए वहां पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ O2 is required and how much amount of CO2 and water are formed। आपके लिए हिंट है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। सॉल्व करिए। CO2 ग्राम प्लस 2 वाटर लिखा है बेटा, CO2 के आगे लिखा है 2 वाटर, CO2 एंड वाटर आर फॉर्म। अच्छा ये एंड लिखा है बेटा, CO2 एंड वाटर आर फॉर्म।
O2 का कितना है? 40. O2 40 है। अच्छा, CO2 55. वेरी गुड। वाटर 45. 45। मुझे क्रॉस चेक कर ली दो, ये इसने नोट्स में भी गड़बड़ लिखा होगा, देख लेता हूँ। सोलह ग्राम के लिए 400 ग्राम O2, आई होप O2 80 ग्राम आना चाहिए सर। देखो कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, क्योंकि नोट्स में बच्चे ने तो 80 ग्राम लिखा है, मुझे लग रहा है 80 ही आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लो। बाकी और सब सही है आपका, CO2 भी सही है, वाटर भी सही है। आया ना? 2 into 32 नहीं किया था। आ गया डन ना? बाकी लोगों का क्या चल आ रहा है? ये गंदी आदत को छोड़ना है, बैड हैबिट छोड़ना पड़ेगा। आपको नहीं नोटबुक है वो करता है। नोट्स तो मैंने आपको इसका भेज दिया है ना, नोट्स तो लोग मैक्सिमम अच्छे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आरके सर को फिर से एक बार बोलता हूँ, नोट्स मिल जाएगा आपको। अच्छा आप ज्वाइन नहीं किए होंगे ना ग्रुप, तो पिछले नहीं दिखे होगा, फिर से भेज देता हूँ ना, यहाँ पे होगा, मोनी मैम को बोलता हूँ भेज देंगे। आया भाई? आ रहा है? करिए, दिमाग लगाइए, अपने से करिए, गलत हो जाए चलेगा ना, अभी तो अपन लोग सीखना स्टार्ट किए हैं, अभी तो गलतियां होंगी। बोल बेटा, कुछ प्रॉब्लम है?
ये रिएक्शंस कैलकुलेट वाला पार्ट शायद आपके पैंडेमिक की वजह से इसको डिलीट किया गया है आपको स्कूल ऑफ सिलेबस, ठीक है। बट अपन पढ़ा रहे हैं क्यों? क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नोट्स में जितना कुछ है वो एंट्रेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस एंड नीट। एडवांस में बात नहीं कर रहे हैं, जेईई मेंस निकालो फिर एडवांस की बात करेंगे, ठीक है। जो चलाते रहते हैं आपको भी इतने होपलेस हो जाओगे क्या, 11th की बात बड़ा जोश रहता है बच्चों के अंदर, ठीक है। हमारे अभी 12th में भी आए ना, ठीक है। 11th में सर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी आईआईटी बेहतर है, कौन सी आईआईटी बेहतर है। फिर जाते आते उनको विवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार अच्छा लग रहा है तो क्या इसमें जाता है बोलता नहीं आप मेहनत करो, एक आध बुक ले लो। अगर सच में तैयारी वाली करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोविड को नहीं सोचो, ना जमे रहो और धीरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने की आदत डालो, ठीक है। बोर्ड सब निकल जाता है, बोर्ड में इतना कुछ परेशान आप नहीं होगे। और जो आप सोचो अगर आप अच्छी तैयारी किए हो, आप एंट्रेंस जेईई लेवल के क्वेश्चन निकाल तो आपकी बोर्ड कौन सी बड़ी बात है, बात समझे ना। ये जो अगर नोट्स देता हूं ना पूरा जेईई मेंस और नीट को कवर करता हूं और आपको भरोसा ना हो इन चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, रीजन इज दैट ऐसा चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट जो 12th को लेके चलता है। अभी इसमें एक 12th चैप्टर पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, ठीक है। एक 11th में आएगा रेडॉक्स, सबका मिक्सचर इस चैप्टर में आता है। तो जब 11th रेडॉक्स पढ़ा दूंगा, 12th में सम बेसिक, तक इसके बाद ज्यादा फंसेंगे। हो सकता है अभी तुम जाकर करो लगे अरे सर आ नहीं रहा, फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप एमपीटी सॉल्व करोगे ना तो 100 में से मुझे लगता है 80 क्वेश्चन में नोट्स से हो जाएंगे जो इंटरेस्ट में आया हुआ है। बाकी और जो चैप्टर्स है केमिकल बॉन्डिंग उसमें 100 में 100 गारंटी दूंगा। जो चीज 12th से रिलेट नहीं ना उसमें मेरा पूरा आ जाएगा। भाई कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो 11th एंड 12th इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे रेडॉक्स, जब आपके एक चैप्टर रेडॉक्स उसको पढ़ा दूंगा, आप जाओगे क्वेश्चन करने तो आप फंस जाओगे, अरे यार मैं ये नहीं निकाल पा रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्योंकि 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे इधर का पोर्शन फ्री हो जाएगा। कुछ चैप्टर जो इंटर रिलेटेड है, फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो क्योंकि आधा करंट 11th पढ़ाया आधा करंट को पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स आधा यहाँ होगा आधा वहां होगा, तो उनमें क्वेश्चन बड़ी दिक्कत आएगी। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है मोस्टली। हाइड्रोकार्बन वगैरह भी कुछ कंसेप्ट ऐसे आते हैं एल्डिहाइड कीटोन के जो आप पढ़े ही नहीं हो अभी, ठीक है। वो क्लेमेंसन रिडक्शन पूछ लेगा, अभी 11th में पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। तो परेशान मत होना। आ गया क्या? हाँ। कितने लोग को डाउट है? नहीं आया? बिल्कुल साफ है। हाँ, 1 2 3, कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत की है, नहीं आया, आया आधा आया, ठीक है, इसलिए आधा होगा चलेगा। और बेटा तुम लोग पीछे हाँ एंजॉय कर रहे हो पूरा सही है। चलो देखो देखते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट किया ना, अभी तो डांटेंगे भी नहीं, बाद में समझाने के बाद नहीं करोगे ना बहुत सुनाऊंगा। चलो कोई नहीं, दिक्कत है, समझो आराम से फिर से। हाँ देखो क्वेश्चन है क्या बेटा, कंबस्शन की रिएक्शन दी है। आई होप एल्केन्स पढ़े होगे, कंबस्शन जानते होगे। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो दुनिया का, एल्केन एल्कीन या एल्काइन, उसका कंबस्शन होता है तो CO2 और वाटर बनता है। शॉर्टकट ट्रिक ये है, जितने कार्बन उतने CO2 बनाओ और जितने हाइड्रोजन है उससे देखो कितने वाटर पॉसिबल है, ठीक है। एक कार्बन था तो एक CO2, 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर बनेंगे? 2, इसलिए 2 वाटर बना। बात समझा क्या? चलिए ये सब रिएक्शन भी आना चाहिए क्योंकि अब एंट्रेंस आता है ना बेटा, तो ऐसा नहीं लिखेगा आपको कितना सजा के तुमको रिएक्शन देगा, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन, फिर ये लिखेगा तुम सोचो लॉलीपॉप मिला चलो सॉल्व कर दे, ठीक है। वैसा लिखेगा कि व्हेन 20 ग्राम मीथेन फॉर कंबस्शन, बस यही से देगा इतना क्वेश्चन। बस वो ये एक्सपेक्ट करेगा किसको ये लिखना आता है। अच्छा बताओ अगर इतना कुछ दिया अगर तुम यही नहीं लिख पाए तो क्या तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? क्योंकि एंट्रेंस में क्या होता है, सिलेक्शन इनको रिजेक्शन करना होता है कि जो फालतू लोगों को बाहर निकालो पहले, ठीक है। जिनको यही नहीं पता रिएक्शन कैसे लिखना है वो क्या जानेंगे 1 मोल से के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एंट्रेंस वगैरह में क्या करते हैं, छोटे मोटे महाराष्ट्र सीईटी यूटी दे देते हैं, लेकिन आप आईआईटी में बैठते हो, नीट में बैठते हो ना, तो जानबूझ के ये चीज मिसिंग करेंगे क्योंकि इतनी फेवरेट रिएक्शन है और इतनी आसान रिएक्शन चाहते हैं कि बच्चों को ये तो आना चाहिए ना कम से कम, जितना तुम्हारे सिलेबस में वो रिएक्शन तुमको आना चाहिए लिखने के लिए। कंबस्शन ऑफ मीथेन दिया तो आना चाहिए क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, मीथेन दे, इथेन दे, प्रोपीन दे, प्रोपाइन दे, सबका कंबस्शन आप लिख सकते हो, ठीक। चलो अभी के लिए हमने दे दिया आपकी सुविधा के लिए। तो क्या करना है बेटा, बोला है कि अपने को नोन फैक्टर केवल इतना है कि इसका 20 ग्राम रिएक्ट कराना है, ठीक है। अगर ये 20 ग्राम रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा, ये पहला क्वेश्चन। अगर ये 20 ग्राम रिएक्ट करेगा तो ये और ये कितना बनेंगे, ठीक है। घबराने की बात नहीं, एकदम इत्मीनान से। हाँ चलिए सबसे पहले किसकी बात करें, O2 की बात कर लेते हैं। आराम से देखिए पहली लाइन क्या लिखा करो, जो तुमको रिएक्शन में इनका मोलर रेशियो दिख रहा है, रिएक्शन तुमको क्या दिख रहा है,
कि जब 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए 2 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करना पड़ रहा है, यानी फॉर 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकता हूं, फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। 1 मोल मीथेन के कंबशन के लिए, कंबशन का मतलब जानते होगे ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को जला देना, ऐसा जला डालो उसके बाद उसको कोई जला ना पाए, समझ रहे हो ना, ठीक है। हाँ, मतलब कार्बन जब पूरी तरह से जलता है CO2 बन जाता है। अब तुम CO2 को लाख जलाओ तो कुछ CO3 नहीं बनने वाला है। कंबशन का मतलब होता है वही कि ऐसा जला डालो तुम्हारे पास उसको कोई नहीं जला पाए, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जो बन सकता है बन जाए। तो कार्बन जब फाइनली जलता है तो CO2 उसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है। हाइड्रोजन जब फाइनली जल जाता है तो पानी बनता है। अब तुम जब पानी को जला के तुम H2O2 बना दो, तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है। आइए अब अगर बात करें कि व्हेन फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन, एक एक लाइन समझिएगा, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये तो लिख सकता हूं ना, 2 मोल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, 2 मोल O2 इज रिक्वायर्ड। आई होप तुमने सबका मोलर मास तो निकाल लिया होगा ना, तो मुझे जरूरत नहीं है ना कि ये 16 ग्राम आया होगा, 31 से 44 और ये 18 ग्राम, बराबर, ठीक है। तो फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। चलो यहीं से अब मास रखना स्टार्ट कर दो। तुम्हें अगर बहुत डाउट होता है ना, तुम डायरेक्ट मास रखना स्टार्ट कर दो ना, मोल रखने के बाद, मोलर स्टोइकियोमेट्री रखने के बाद तुरंत मास रखना स्टार्ट करो। अच्छा, फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन का मतलब आई होप 16 ग्राम मीथेन, जो तुमने मोलर मास निकाला होगा मीथेन का, समझ पा रहे हो 16 कैसे रखा? मोलर मास हमने निकाला था ना, 16 ग्राम मीथेन 2 मोल O2। अच्छा, मोलर मास O2 कितना आया था? 32 आया होगा, वो 1 मोल O2 का मास है। यहाँ कितना रखना है? 2 मोल, यानी 2 into 32 ग्राम O2 इज रिक्वायर्ड। समझा? ठीक है। तो फॉर कंबशन ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम मीथेन के लिए क्या होगा? 2 into 32 upon 16 ग्राम O2 रिक्वायर्ड, बराबर। सो फॉर कंबशन ऑफ 20 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन क्या था 20 ग्राम के लिए, तो क्या होगा? 2 into 32 upon 16 into 20, ठीक है। अब आप देखो, ये 64 हो गया, 64, चलो 64 अपॉन 16 इंटू 20, 4 टाइम्स आएगा, 24 जा 80 ग्राम O2 खत्म हो गया। क्वेश्चन आया समझ में? तो ये किसके लिए हो गया? ऑक्सीजन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब मुझसे बोल रहा है क्या बेटा, ये अपना CO2 और वाटर कितना बनेगा ना। आइए CO2 के लिए बात करते हैं। तो पहली लाइन क्या लिखोगे? अच्छा, किसी को अगर डाउट हो रहा है ना कि सर अब मुझे पता चल गया है ये 80 ग्राम है, क्या मैं 80 से आगे बढ़ सकता हूँ? क्या तुम्हारी मर्जी, तुम इनसे पढ़ जाओ कि जब 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो 1 मोल ये बनेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? मीथेन जब 20 ग्राम रिएक्ट करेगा, इसलिए बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, मीथेन के रिस्पेक्ट में आंसर देना चाह रहा हूँ भाई। इसने तो वो नहीं बोला ना कि ऑक्सीजन अगर इतना रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा। क्वेश्चन था मीथेन 20 ग्राम रिएक्शन करेगा तब ये कितना बनेगा, इसलिए बार बार मैं मीथेन के रिस्पेक्ट में ही दूसरे को लिख रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो CO2 कितना बनेगा उसके लिए आप ये देखो, आपके रिएक्शन में मीथेन और CO2 में मोलर रेशियो क्या दिख रहा है। हाँ, व्हेन बाय कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन, 1 ग्राम नहीं, 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 फॉर्म, बराबर। चलिए, तो बाय कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 फॉर्म, 1 मोल CO2 का बनेगा। चलिए अब डायरेक्ट आई होप मास रख देते हैं, डायरेक्ट 1 मोल आ चुका है। चलिए, सो बाय कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन का मतलब क्या? 16 ग्राम मीथेन लिख दूं, मोलर मास के बराबर अमाउंट। 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम CO2 फॉर्म, 1 मोल। तो 16 ग्राम जब ये 1 मोल ये रिएक्शन कर रहा है तो ये 1 मोल बन रहा है, यानी जब 1 मोल का मतलब मोलर मास के बराबर अमाउंट, 16 ग्राम जब ये रिएक्शन कर रहा है तो 44 ग्राम बन रहा है। तो इसका मतलब जब मीथेन 1 ग्राम रिएक्शन करेगा तब 44 अपॉन 16 ग्राम CO2 बनेगी। इसका मतलब जब मीथेन 20 ग्राम रिएक्शन करेगा तो 44 अपॉन 16 इंटू 20 सॉल्व करिएगा, 55 ग्राम CO2 आएगा। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगर बात कर ले किसके लिए, वाटर के लिए,
यूज करता हूँ इसको। चलिए वाटर के लिए अगर बात करूं तो चलो पहले आपको क्या लिखना होगा कि मीथेन और वाटर में मोलर रेशियो क्या दिख रहा है। जब 1 मोल मीथेन का कंबस्शन हो रहा है तो 2 मोल वाटर के बन रहे हैं, ये पहली लाइन हुई, यानी बाय कंबस्शन ऑफ 1 मोल मीथेन। मुझे पता है कुछ लोगों को भी दिक्कत आ रही होगी, इसको कैसे लिखें, जो ये लिख रहा हूं मैं सेंटेंस ना, धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान मत हो। बाय कंबस्शन ऑफ 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर फॉर्म, ठीक है। बाय कंबस्शन ऑफ 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर फॉर्म। अब डायरेक्ट आप रख दीजिए मास। बाय कंबस्शन ऑफ 1 मोल मीथेन का मतलब बेटे 16 ग्राम मीथेन, 2 मोल वाटर का मतलब 2 into 18 ग्राम वाटर, क्योंकि 1 मोल का तुमने मास निकाला होगा 18, यहाँ 2 मोल है तो 2 into 18 कर दो, ठीक है। बाय कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम मीथेन क्या होगा 2 into 18 अपॉन 16 ग्राम वाटर फॉर्म। बट क्वेश्चन तो हमको 20 ग्राम के लिए पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2 into 18 अपॉन 16 into 20। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आई होप आएगा आपका 45 ग्राम वाटर। समझा? अभी डाउट नहीं है तो क्वेश्चन के बाद निकाल दोगे दो। चलो एक लास्ट है, हाँ आशा करता हूँ सब लोग निकाल के हमको बताएंगे। हाँ कोई ये नहीं कहेगा अभी भी हाथ उठा दिया हमने, नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन पे पहुंचेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कोक, कोक बोले तो कार्बन है, परेशान होने की बात नहीं है, कोक gives 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लिखा है फॉर फॉर्मिंग 40 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मुझे 40 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने हैं तो कितने ग्राम कोक लगेगा, कितने ग्राम CO2 लगेगा। थोड़ा उलट के क्वेश्चन पूछा हूं, परेशान मत होना, ठीक है। CO हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 एंड कोक आर रिक्वायर्ड, और आपको दिया है कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। चलिए करिए। नोन तुम्हारा केवल क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 ग्राम आपको बनाना है, यही आपका नोन फैक्टर है। प्रोडक्ट है बेटा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, लाइट आ रही है। प्रोडक्ट है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, प्रोडक्ट ये है, ये लिखा है प्रोडक्ट में 2 CO गैस।
CO2 56। अच्छा, और कोक सही निकाली और CO2 गलत निकाली, फिर तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है। कितना? थोड़ा कम है, और बढ़ाओ। 31.42 ऐसा कुछ। वो CO2 का आएगा और कोक का आएगा आपका 8.5 का स्तर। यस हर्ष, आपका आंसर सही है, प्रथम का भी सही है, वेरी गुड। यस विराज राइट, आदित्य राइट, बड़े आंसर आ रहे भाई। करिश्मा का भी सही है, हितेश वेरी गुड, सिद्धार्थ बहुत बढ़िया, विघ्नेश, धीरे धीरे आएगा बेटा, सेंटेंस में लिखना भी आएगा धीरे धीरे, परेशान मत हो। आंसर निकल रहा है ना, परेशान मत हो, सेंटेंस में लिखना आएगा, अभी मैं लिखूंगा देखना। हाँ सौरभ सही है, कार्बन 8.57। डन, वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया। हाँ बस बेटा, राइट 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 राइट, कोक 8.57। आ गया? सबको आ गया? कोई है ऐसा इसको नहीं आया हो? डरना मत, बता देना भाई, डरने की बात नहीं है, आएगा। कितने दिनों बाद आए, अरे बस बेटा अब आ गया, अब कंटिन्यू रहूंगा। क्योंकि लोग ऑनलाइन वाले कितने अच्छे आंसर दे रहे हैं यार, आपको वो तो समझ ही नहीं आता ऑनलाइन कुछ, बराबर आंसर निकाल रहे हैं ऑनलाइन बच्चे। बताना पड़ेगा मुझे? ऐसा नहीं, मोहतरमा आपका आया? ठीक है। क्या बेटा सुनना, बताना पड़ेगा, बता दो। चलो, ये बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मैं देखा, बट निकाल नहीं पा रहे, परेशान मत हो, आएगा। परेशान मत हो, दूसरे का आ गया मेरा क्यों नहीं आ रहा है, बस मेहनत करना मत छोड़ना बस, ठीक है? ऐसा मत सोचा अगर उसका आ गया मैं कमजोर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा गधा था, देखो पढ़ा रहा हूँ। देखो, for 40 ग्राम ऑफ CO हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 and coke are required, ठीक है? देखो परेशान मत हो, सबसे पहले क्या करो बेटा, जितने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है उनके मोलर मास निकालो। आई होप सबने निकाल लिया होगा, है ना? CO2 का मोलर मास निकाला, कितना आया?
44, वेरी गुड। कोक का, वेरी गुड। सीओ का, हाँ ऐसे बेटा इसको मत लिया करो, मोलर मास निकालते हैं, मतलब एक मोल का मास ना, भले यहाँ 2 मोल है, 2 को मत काउंट किया करो, बस में ना। मोलर मास का मतलब केवल एक मोल का मास, भले यहाँ 4 लिखा रहा है 10 लिखा रहा है, उससे मतलब नहीं। मोलर मास का मतलब स्टोइकियोमेट्री मत, केवल आप मॉलिक्यूल को लीजिए बस, ठीक है। तभी नाम है ना मोलर मास, एक मोल का मास। नहीं तुम तो फिर 2 मोल का मास निकाल के बैठे हो, इसका मतलब समझा। चलिए, अच्छा बहुत अच्छी बात। अभी क्या करना है अपने को बेटा, 40 ग्राम सीओ अपने को बनाना है। इस बार टास्क थोड़ा सा उल्टा दे दिया कि अगर अपने को 40 ग्राम सीओ को बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाना है, तो उसके लिए 40 ग्राम ये बनाने के लिए ये कितने ग्राम लगेंगे और ये कितने ग्राम लगेंगे, ये क्वेश्चन है। इस बार नोन क्या है, प्रोडक्ट मुझे 40 ग्राम बनाना है, अननोन है रिएक्टेंट कितना लगेगा। तो सबसे पहले चलो मैं CO2 की बात करता हूँ। तो आप इसमें और इसमें भाई नोन ये है ना इस बार, तो आप कैसे लिखोगे, जब 2 मोल सीओ को बनाना होगा तो 1 मोल CO2 लगेगा, बराबर ना। उधर से खेलेंगे आप, क्योंकि क्या है 40 ग्राम इसका बनाना है, तो अब क्या लिखेंगे, और 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, यार चलो मैं अच्छा लिख देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ, जो भी लिखो, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल CO2 रिक्वायर्ड। फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल CO2 इज रिक्वायर्ड। अब डायरेक्ट यहीं से क्या करते हैं, मास रखना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2 मोल CO का मतलब 2 into 28 ग्राम CO। अब मास रखते हैं 2 into 28 ग्राम CO। एक मोल का तुमने क्या निकाला था मास, 28 ग्राम। यहाँ 2 मोल का मतलब 2 into 28 ग्राम। 1 मोल CO2, 1 मोल का मास बेटे क्या निकाला है, 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब 1 ग्राम के लिए पहले निकाल लीजिए, तो 1 ग्राम CO के लिए क्या होगा, 44 अपॉन 2 इंटू 28 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है। लेकिन अपने को कितने ग्राम के लिए पूछा है, 40, लास्ट वाला तो 40 ग्राम के लिए निकालिए। 44 अपॉन 2 इंटू 28 इंटू 40, आई होप 31.42 आएगा, ठीक है। अब ये सॉल्वेबल में नहीं रहता था, ठीक है। सिंपल सी है, इतना है 10th पास करके आए हो तो ये जोड़ घटाना गुणा भाग आता हो, ठीक है। चलो समझ में आया क्या। अब बात इसकी करते हैं, सी कोक की करते हैं ना, हाँ, वैसा ही फिर से। चलिए, कोक कितना रिक्वायर्ड होगा जब इसका 40 ग्राम बनाना है। चलो पहले इसमें इसमें मोलर रेशियो क्या दिखा है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल कोक इज रिक्वायर्ड। 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए 1 मोल कोक रिक्वायर्ड है, यही लाइन लिखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल कोक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 1 मोल कोक का लगेगा। अच्छा, अब मास रखना स्टार्ट कर दे बेटा। फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब 2 इंटू 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 मोल का मास 28, 2 मोल का क्या होगा 2 इंटू 28। 1 मोल कोक का मतलब 12 ग्राम कोक इज रिक्वायर्ड, समझा। So formation of 1 gram carbon monoxide 12 upon 2 into 28 gram coke is required. So for formation of 40 gram carbon monoxide 12 upon 2 into 28 into 40 gram coke is required. इसको complete solve करोगे 8.57 ग्राम कोक आएगा। अभी समझा, ठीक है। ये हो गया मास मास रिलेशन। हमें लगा अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग आते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। हाँ वॉल्यूम भी करेंगे ना, नहीं यार बुक में नहीं होगा ना, बुक में उतना कुछ नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो कभी आपको पढ़ाता ही नहीं। चलिए, हमारा पूरा जो फोकस होता है एनसीईआरटी बेस्ड रहता है कि आपको वो चीजें पूरी मिली जो एनसीईआरटी में लिखी, ठीक है। आइए, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। आप लोगों ने सोचा था ऐसे ऐसे रिलेशन, है ना।
हम लोग का तो अलग वाला है, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, चलिए इसमें क्या होगा बेटा, एक केमिकल इक्वेशन देगा, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बोलेगा भैया इतना वॉल्यूम अगर इसका बनाना है तो बताइए इसके कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं और छोटी सी बात है, बता के खत्म कर देता हूँ इसको। देखिए जैसे हम ले लेते हैं 2 moles ऑफ अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आप पढ़ोगे 12th में पी ब्लॉक। जब 2 मोल अमोनिया डिकम्पोज करती है तो नाइट्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रिएक्शन कई बार देखने का मौका मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में जानबूझ कर नहीं बनाया। चलिए बात कर लेते हैं, बोला क्या, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 20 लीटर अमोनिया। अभी कोई जो बोल रहा हूँ ना बाय डिकम्पोजिशन, तो अभी आपके नया वर्ड होगा सर, डिकम्पोजिशन क्या होता है, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, ये सब मैं रेडॉक्स में आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा रेडॉक्स वगैरह, तो बताऊंगा। डिकम्पोजिशन का मतलब जब कोई मॉलिक्यूल टूटे, टूटने के बाद कम से कम एक जो प्रोडक्ट बने वो एलिमेंट बने, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, टू गैस, एलिमेंटल फॉर्म, तो कम से कम एक एलिमेंट बनना चाहिए। तो यहाँ देखो दोनों बने हैं तो वेल एंड गुड, कम से कम एक बनना। हाँ अगर दोनों ना बनते, सपोज करो अगर यही अमोनिया टू कुछ ऐसा बनता, हालांकि ऐसा बनेगा नहीं, जैसे N2O प्लस H2O, तो ये कभी डिकम्पोजिशन में बोलता नहीं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई कंपाउंड टूटे तो कम से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंट बनना चाहिए, तो उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे देखो आपसे पूछूंगा, आप बताना, KClO3 जब थर्मली टूटा तो बना 2KCl प्लस 3O2, क्या ये डिकम्पोजिशन है? यस है, O2 एलिमेंट है ना, O2 फॉर्म। इसको देखते नहीं, इसको एक एक तो बना, इसका ये भी डिकम्पोजिशन है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो अगर कोई भी डिकम्पोजिशन PCl3, बताइएगा, मुझे कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। PCl3 प्लस Cl2 गैस, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस, Cl2 गैस एलिमेंटल फॉर्म बना है। अभी फील आ गई डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, यानी कोई भी चीज टूटेगा तो कम से कम एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमेंट बनेगा, समझा, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अपन लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन बोला बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 20 लीटर अमोनिया, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 20 लीटर अमोनिया, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी फॉर्म। अब आप देखो, आपको एक रिएक्शन दिया बेटा और आपको क्या बोल रहा है, जब 20 लीटर अमोनिया डिकम्पोज करे तो क्या ये वॉल्यूम दिया, लीटर बोले तो वॉल्यूम, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछ भी क्या रहा है, वॉल्यूम, तो हो गया ना वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो इसके लिए बस हाँ एट एसटीपी, ये नहीं लिखूंगा तो प्रॉब्लम में आता, ठीक है, एट एसटीपी, क्योंकि इससे इसके लिए क्या होगा आपको पता है कि किसी भी गैस का 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। किसी भी गैस का, हालांकि वो आइडियल गैस होती है, बट इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां बहुत अच्छे से बताऊंगा आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर है। तो एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना लेते हैं हम लोग, 22.4 लीटर। ये दिमाग रखोगे, ये बहुत आसान वाली प्रॉब्लम होती है कि 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है, यानी 1 मोल अमोनिया का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। 1 मोल नाइट्रोजन का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4, एक मोल हाइड्रोजन का कितना होगा, तो अगर 3 मोल है 3 × 22.4, खत्म बात, बात समझा। चलिए सबसे पहले अपन लोग नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, अपना नोन फैक्टर है कि अपने को 20 लीटर अमोनिया डिकम्पोज कराना है, उससे कितना लीटर नाइट्रोजन बनेगा ये अननोन, बराबर। तो अमोनिया के बारे में जो कुछ भी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, नाइट्रोजन के बारे में राइट में। तो पहली लाइन तो क्या लिखोगे, मोलर रेशियो। तुम्हें क्या दिख रहा है, जब 2 मोल अमोनिया डिकम्पोज कर रहा है तो 1 मोल नाइट्रोजन बन रहा है क्या, जब 2 मोल अमोनिया डिकम्पोज कर रहा है तो 1 मोल नाइट्रोजन। ये हम देखो कितनी देर से लिखते आ रहे हैं, आई होप अब तक फंडा क्लियर हो गया होगा। तो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल अमोनिया, पहली लाइन तो मोल ही लिखी, 2 मोल अमोनिया 1 मोल नाइट्रोजन फॉर्म, बराबर। बस इतना कर लिया,
अब डायरेक्ट वॉल्यूम पे कूद जाइए। अगर तो मास पूछता यहाँ से 2 इंटू अमोनिया का मास रख देते, 2 इंटू 17 ग्राम इक्वल टू 28 ग्राम। बट अब क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। यहाँ 2 मोल अमोनिया का वॉल्यूम क्या होगा, एसटीपी दिया है 2 इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल होता तो 22.4 लीटर, यानी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया 1 मोल नाइट्रोजन की गैस है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 22.4, यानी 22.4 लीटर नाइट्रोजन फॉर्म। पता है सबको समझ में आता है। अच्छा, फिर 1 लीटर के लिए निकाल लें, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर अमोनिया क्या होगा 22.4 अपॉन 2 इंटू 22.4 लीटर नाइट्रोजन फॉर्म। सो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 20 लीटर अमोनिया, यही तो क्वेश्चन था मेरा। तो 22.4 अपॉन 2 इंटू 22.4 इंटू 20 लीटर नाइट्रोजन, ये कैंसिल हो गया, ये आया 10 लीटर नाइट्रोजन बनेगा। समझा, डाउट है? हाँ, एसटीपी का कंडीशन दिया रहेगा, एसटीपी नहीं दिया क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। फिर तब अपन लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी करके आइडियल गैस इक्वेशन से वॉल्यूम निकालेंगे पहले। ठीक है, इतना परेशान नहीं करेगा आपको। समझ में आया? जानबूझ के आपको एसटीपी दे, ठीक है। अगर एसटीपी नहीं दिया तो प्रॉब्लम बहुत ही हैवी हो जाएगी आपके लिए। फिर आपको प्रेशर देगा, वॉल्यूम देगा। भाई अगर एसटीपी दे दिया तब तो प्रेशर अपने को पता है 180 रखना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। एसटीपी नहीं देगा तो आपको प्रेशर देगा, ठीक है, टेम्परेचर देगा बराबर, तो वहां से वॉल्यूम निकालेंगे। बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से। पता है, समझा कि नहीं? फिर से बताना है क्या? ठीक, आइए अब किसका वॉल्यूम निकालना है बेटे? हाइड्रोजन गैस का। अब निकालना है अपने को हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। चलिए, पहला क्या लिखेंगे बेटा, अमोनिया और हाइड्रोजन में आपको मोलर स्टोइकियोमेट्री क्या दिखेगी? जब 2 मोल अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है तो 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, बराबर यही दिख रहा है शायद, ठीक है। तो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल अमोनिया, 3 मोल हाइड्रोजन फॉर्म, बराबर। ये तो भैया रिएक्शन नहीं दिखा रहा। बस अब कहानी यहाँ तक आ गई। अब डायरेक्ट वॉल्यूम रखना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन फॉर्म। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। सो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर अमोनिया 3 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन फॉर्म। So by decomposition of 20 लीटर अमोनिया क्या हो जाएगा 3 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 22.4 इंटू 20, ये कैंसिल हो गया, ये 10 और 10 लीटर आपका 30 लीटर हाइड्रोजन फॉर्म। आया समझ में? कोई डाउट? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे दूं। नोट्स पे नहीं है, मैं अपने मन से बना दे रहा हूँ, आप करिए। by decomposition of 10 liter sulfur trioxide, how much volume of SO2 and O2 are formed? अगर 10 लीटर SO3 डिकम्पोज करे, ये कितने लीटर और कितने लीटर बनेंगे? एट एसटीपी ना भी बहुत मान लेना एसटीपी, ठीक है, एट एसटीपी।
एकदम आसान से क्वेश्चन। यस वेरी गुड। बहुत बढ़िया हर्ष। ठीक है, 30 लीटर बेटा गलत आंसर है। हाँ, 10 and 5 is the right answer. 10 and 5 is the right answer. SO2 10 liter, O2 5 liter. Very good. ये कर लो, फिर आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। 22 पॉइंट्स तक लिखने की जरूरत नहीं। वेरी गुड आदित्य मंडल, बहुत बढ़िया। हमने आपको इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया था, नहीं बनाया ना? आज शायद आपको लगता है चैप्टर खत्म। हाँ, 10 and 5 वेरी गुड। हाँ, आ गया सबका? देखो अब इसका शॉर्टकट सुनो। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लगा, सब जगह मत लगा देना, ठीक है? इसमें क्या होता है अपने को पता है, हमने आपको एक लॉ पढ़ाया था, एवोगैड्रोस लॉ, अगर आपको याद हो, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बशर्ते टेम्परेचर, प्रेशर और सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, मान लो एक ये हमारे पास कंटेनर है, और चलो ये मान लीजिए इसका वॉल्यूम हमने मान लिया क्या आपका, चलो इसका टेम्परेचर हमने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर मान लिया 180, ठीक है? इसमें हमने मान लीजिए हाइड्रोजन गैस को भर दिया, ठीक है? हाइड्रोजन गैस, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए 100 ml। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस 100 ml वॉल्यूम में इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस के मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल थे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकाल दूं और यहाँ ऑक्सीजन गैस भी भर दूं, तब भी उसके 50 मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब इक्वल वॉल्यूम में हर गैस के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बशर्ते टेम्परेचर, प्रेशर, सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? भाई 100 ml का कंटेनर लिया, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस भरा, माना हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल है 100 ml के अंदर, 50 मॉलिक्यूल है, इसके 50 मॉलिक्यूल है। तो अगर यही टेम्परेचर, यही प्रेशर और यही वॉल्यूम, सेम कंटेनर, इतना ही सब कुछ, इसमें ऑक्सीजन गैस भरूंगा तो उसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे 50, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे 50। इसका मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। भैया नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, अगर वॉल्यूम ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। तो यहाँ से देखो आप शॉर्टकट क्या लगा सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है वही क्या मान लो आप वॉल्यूम। यहाँ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 मोल, बस इसको मान लो 2 लीटर, ठीक है? इसके नंबर ऑफ कितने 2 मोल, इसको भी मान लो 2 लीटर, 1 मोल यानी 1 लीटर। बस खत्म करो क्वेश्चन को कि 2 लीटर जब SO3 डिकम्पोज कर रहा है तो 2 लीटर SO2 बन रहा है। तो 1 लीटर डिकम्पोज करेगा तो 1 लीटर बनेगा, तो 10 लीटर डिकम्पोज करेगा तो 10 लीटर बनेगा। खत्म, बात समझा क्या? 2 लीटर जब SO3 डिकम्पोज कर रहा है तो 1 लीटर O2 बन रहा है,
जब 1 लीटर डिकम्पोज करेगा तो 1/2 बनेगा, और जब 10 लीटर करेगा तो 1/2 × 10 यानी 5 लीटर। डायरेक्ट 22.4 लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। बात समझा क्या? जो मोल है उसी को वॉल्यूम मान के सॉल्व कर दो बस। समझ में आया ना? 22.4 का झंझट ही खत्म। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन लोग शाम को मिलते हैं, फिर मास वॉल्यूम रिलेशन करेंगे, फिर इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला करेंगे। ये चैप्टर शायद आज शाम को खत्म हो जाए 1.5 घंटे में। फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैस के स्टेट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।